अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 क्लास का 2025 का फाइनल टर्म का इंग्लिश का पेपर। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं और वो 6 क्लास के हैं और उनका अभी इंग्लिश का पेपर होना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउन। द बुक इज़ डैश। सो पोजेसिव प्रोनाउन होता है जिसमें आप किसी चीज़ की मलकियत शो करते हो कि फ़लाँ चीज़ मेरी है। तो मेरी को इंग्लिश में बोलते हैं माइन। तो इसका होगा द बुक इज़ डैश। सही ऑप्शन है माइन। द बुक इज़ माइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड मैजिक। सो मैजिक की एडजेक्टिव फॉर्म होती है मैजिकल। मैजिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। शिजा लुक्स हैप्पी। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है आपको नज़र आ रहा है वो हैप्पी है, ठीक है। तो हैप्पी का एंटोनियम, एंटोनियम कहते हैं उल्ट को। तो हमें पता है हैप्पी का उल्ट क्या होता है, सैड, ठीक है। हैप्पी होता है खुश और सैड होता है गमगीन, परेशान। तो हैप्पी का एंटोनियम क्या है, सैड। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो ऑब्जेक्टिव पता है आपको, ऑब्जेक्ट कहते हैं मतलब मफूल को। तो वो जो फिक्रे के एंड पे आए उस वो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द टीचर आस्क डैश टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। द टीचर आस्क डैश टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है मी। आपने अक्सर देखा होगा मी फिक्रे के एंड पर आता है। सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर क्या है, मी। द टीचर आस्क्ड मी टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो आपने अगर आप बी ऑप्शन देखो ना, यहाँ पे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं दयानतदारी को। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप दयानतदारी को काउंट कर सकते हैं? क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसीलिए तो ऑनेस्टी क्या है फिर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपका क्वेश्चन था कि आपने वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ हो। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑनेस्टी यूज हुआ है जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ अंडरलाइन नाउन। सो आपको अंडरलाइन नाउन का जेंडर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर तो सेंटेंस है, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद टॉयज। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड का क्या मतलब होता है, बच्चा, ठीक है। अब बच्चा खुद सोचो बच्चा क्या होता है, मतलब बच्चा ऑब्वियसली कॉमन नाउन होता है। सो चाइल्ड वाज प्लेइंग विद टॉयज। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके लिए द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद टॉयज, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉमन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। सो आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी को यूज़ करना है। अब मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कहते हैं लाइक कुछ हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता। तो सकने हो सकता है या नहीं हो सकता, और हमें पता है सकने को इंग्लिश में बोलते हैं मे, ठीक है। मे का मतलब होता है सकना। तो जब पूछा गया तो मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब कुछ हो सकने वाला मॉडल वर्ब क्या है। तो यहाँ पे यू डैश एंटर द रूम नाउ। तो यहाँ पर आएगा यू मे एंटर द रूम नाउ, क्योंकि मे का मतलब होता है सकना। सो पॉसिबिलिटी वाला मॉडल वर्ब पूछा गया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मे। यू मे एंटर द रूम नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज दी सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमास। तो यहाँ पर कॉमास का यूज़ पूछा गया है। वैसे कॉमा कब इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली जब एक या एक से जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र आता है तब हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, आई हैड एग्स एक चीज़, टोस्ट दूसरी चीज़, ऑरेंज तीसरी चीज़। सो यहाँ पर है आई हैड एग्स टोस्ट एंड ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र आया है, ठीक है। तो आई हैड एग्स, टोस्ट, ऑरेंज। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एग्स के बाद आएगा कॉमा, कॉमे के बाद आएगा टोस्ट, और फिर जो लास्ट 2 चीज़ें होंगी ना उनके दरम्यान में आपने एंड लगाना है। और एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर एंड आएगा वहाँ पर कॉमा नहीं लगता, ठीक है। सो आई हैड एग्स एक चीज़, उसके बाद कॉमा, फिर टोस्ट दूसरी और ऑरेंज तीसरी, यानी आखिरी चीज़ है। तो जो 2 आखिरी चीज़ें उनके दरम्यान हमें पता है हमने क्या लगाना है, एंड। और हमें ये भी पता है जहाँ पर एंड लगा वहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी,
आई हैड एग्स कॉमा टोस्ट एंड ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अगर आप ए को ज़रा चेक करें, ए ऑप्शन है आई हैड एग्स कॉमा टोस्ट कॉमा एंड, तो यहाँ पर देखो कॉमा भी लगा दिया एंड भी लगा दिया, तो ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, जहाँ पर पहले दो लफ्ज़ क्यों के दरमियान कॉमा है, अगले दो के दरमियान एंड है, जहाँ पर एंड है वहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। चलें फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का करेक्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का चूज़ करना है। सो ऑप्शन है अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? ऑब्वियसली पहली फॉर्म लगती है। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें ना तो शी वेंट टू स्कूल है ए ऑप्शन, तो वेंट क्या है दूसरी फॉर्म है, तो ये तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, ए ऑप्शन गलत है। शी गॉन टू स्कूल, हैज़ गॉन टू स्कूल, गॉन क्या है तीसरी फॉर्म है, प्रेजेंट में तीसरी फॉर्म नहीं लग सकती, तो ये गलत है। डी है तो शी विल गो टू स्कूल, यहाँ विल है ऑब्वियसली, तो ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट तो नहीं हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, शी गोज़ टू स्कूल। तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल पहली फॉर्म लगी होती है वर्ब की, ठीक है, और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो मतलब पहली फॉर्म वर्ब के जहाँ लगी है वो सी ऑप्शन है, शी गोज़ टू स्कूल, तो ये करेक्ट है। इसी तरह से अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 है चूज़ अ पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे आपने कलेक्टिव नाउन्स का पेयर चूज़ करना है, तो ए ऑप्शन है प्राइड। अच्छा पहले मुझे बताओ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं कलेक्शन को, जो किसी ग्रो को जाहिर करते हैं। तो जैसे आपके जहन में कोई ऐसा वर्ड है जो किसी ग्रो को शो करे, जैसे क्लास, तो मतलब क्लास एक सिंगल वर्ड है लेकिन आपकी क्लास में बहुत बंदे होते हैं, ठीक है, तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो आपने करेक्ट सही वाला पेयर बताना है यहाँ पे जिसमें सब कलेक्टिव नाउन हो। जरा ए से स्टार्ट करते हैं। ए है प्राइड विजडम, प्राइड कहते हैं फ़ख्र को, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को, तो कोई सेंस ही नहीं बनती, ये कहाँ से कलेक्टिव नाउन हुआ। बी है रिवर दरिया, ओशन दरिया कहाँ, समुंदर कहाँ, बिल्कुल अलग चीज़ें, कोई नहीं बनता सेंस। सी है प्लैनेट गैलेक्सी, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है टीम क्रू, ठीक है, तो टीम में भी ज़्यादा बंदे होते हैं, क्रू में भी ज़्यादा होते हैं, तो टीम भी कलेक्टिव नाउन है, क्रू भी कलेक्टिव नाउन है, तो ये दोनों ही कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो ये करेक्ट पेयर है डी ऑप्शन, टीम क्रू। बात समझ आ गई? करेक्ट ऑप्शन है डी, टीम क्रू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब राशिद हैज़ सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज क्लमसीनेस। अच्छा, आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और फिक्रा क्या है, राशिद हैज़ सफर्ड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की एक मैं आपको निशानी बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ओरिजिनल वर्ब से पहले आता है, ओरिजिनल वर्ब से पहले आता है। यहाँ पर देखो काम क्या, ओरिजिनल वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, तो राशिद हैज़ सफ़र्ड, यहाँ पे सफरिंग का काम हो रहा है, ठीक है, सफ़र का, तो सफ़र ओरिजिनल वर्ब है, इसके जो पहले लगा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्ब की हेल्प करता है, तभी तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब से पहले कौन लगा, हैज़, तो हैज़ हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो राशिद हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, ऑब्वियसली विल या शैल, तो देखो इनमें से किस में विल या शैल लगा हुआ, तो ये लगा, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, ये सी ऑप्शन कब चेक करो, ही विल स्टडी फॉर एग्जाम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो है वो विल लगा हुआ है, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो जब भी आपसे फ्यूचर टेंस का पूछा जाए, सिंपल फ्यूचर का, तो आपने वो वाला फिक्रा जिसमें विल या शैल लगा हो चूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है चेंज द गिवन सेंटेंस टू पास परफेक्ट टेंस। अच्छा, एक सेंटेंस गिवन है, आपने उसको पास परफेक्ट में, अच्छा पास परफेक्ट होता क्या है, पास्ट तो मैं आपको बताती हूँ, पर जहाँ पर भी परफेक्ट आए ना वहाँ पर हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी होती है, जहाँ पर भी परफेक्ट आए वहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी होती है, और जहाँ पर पास्ट आए ना तो पास्ट में हैड लगा होता है। सो पास्ट परफेक्ट में क्या लगा होता है, हैड, और साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो चेक करो कौन सा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन है माई मदर हैड कुकड फूड फॉर मी, तो हैड कुकड, तो इसमें देखो तीसरी फॉर्म वर्ब की लगी हुई कुकड, और इसके साथ हैड भी, कुकड जो परफेक्ट को शो कर रहा और साथ में लगा हुआ हैड मतलब होता है था, तो जो पास्ट को शो कर रहा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माई मदर हैड कुकड फूड फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट द सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ सेंटेंस को, अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बहुत प्यारी निशानी है, उनमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप गिवन ऑप्शन देखो तो सब में सेल्फ या सेल्फ आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होता ही, ठीक है, लड़के की जगह पे प्रोनाउन यूज़ होता ही, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, ही से हिमसेल्फ। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारा जमील हर्ट डैश वाइल प्लेइंग सॉकर, तो यहाँ पर साहब जी कौन है, जमील, तो जमील क्या है, लड़का है,
तो लड़का हुआ तो उसके लिए यूज़ होगा ही। और अगर यहाँ पर बोला गया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, बिल्कुल ठीक समझे, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हिमसेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेक्ट द करेक्ट बाइनोमियल पेयर। तो बाइनोमियल पेयर दो मतलब एक जैसे अल्फाज, तो यहाँ पर हेयर एंड देयर क्या है, बाइनोमियल पेयर है। क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट, अच्छा कंक्रीट नाउन कौन से अल्फाज होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉरी, कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप जो किसी मटेरियल की बनी होती हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है इसकी, जो किसी मटेरियल की बनी हो जिनको आप टच कर सकें। अच्छा चलो ज़रा चेक करते हैं ए ऑप्शन। यहाँ पे डॉक्टर, रिवर, फियर। डॉक्टर डॉक्टर होता है, ऑब्वियसली टच कर सकते हैं। रिवर दरिया, इसको भी टच कर सकते हैं। फियर, फियर क्या है, खौफ, डर। क्या आप डर को टच कर सकते हैं, नहीं। तो ये तो ठीक नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो कंक्रीट नाउन का सही सेट कौन होगा जिसमें सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हो। तो बी ऑप्शन को ज़रा देखो, बी है हमारे पास विजडम, ट्रूथ, लव। विजडम कहते हैं दानिशमंदी को, अक्लमंदी। कभी टच किया अक्लमंदी को, नहीं ना। ट्रूथ कौन से मटेरियल से बनी होती है, सच्चाई, नहीं पता। लव तो इसको ना टच किया जा सकता, ना इसके मटेरियल का पता। तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सी पे जरा आए तो सी आर्मी, आर्मी, ठीक है, आर्मी को बिल्कुल टच कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी मटेरियल के भी बने होते हैं। बट पीस, पीस कहते हैं अमन को, सुकून को। क्या आपने कभी सुकून को टच किया है, कभी सुकून को जो है वो लाइक उसको टच किया है आपने, आपको पता है सुकून किस मटेरियल का बना हुआ है। तो फिर जो सुकून है यानी पीस है, ये तो कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन भी गलत है। तो डी ऑप्शन देखें, इसमें क्लॉक, घड़ी, घड़ी को टच कर सकते हैं, हमें पता है किसी मटेरियल की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक की होती है, ज़्यादातर प्लास्टिक होती है। इसी तरह टेबल है, टेबल का हमें पता किसी मटेरियल का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा भी आटे से किसी मटेरियल से बना होता है, पिज़्ज़ा को टच कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा भी क्या है, कंक्रीट नाउन है। तो डी ऑप्शन में देखें तीनों कंक्रीट नाउन हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, क्लॉक, टेबल, पिज़्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चूज द सेंटेंस विद SVO पैटर्न। SVO मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न। सो यहाँ पे वो सेंटेंस जिसमें ये करेक्ट पैटर्न आपको दिखे वो वाला सही होगा। सो ये ऑप्शन है द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड क्या है, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडिफायर। अच्छा पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, जिसमें कोई ऐसा फिक्रा जिसमें पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया हो उसको ही उसके बारे में बताया गया हो, यानी उसको मॉडिफाई किया गया हो। जिस चीज़ का पहले जिक्र किया गया है उसके बारे में बताया गया हो। तो ज़रा आप अपना ए ऑप्शन देखिए, द मैन इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। द मैन इन रेड शर्ट, वो आदमी जिसने रेड शर्ट पहनी है, इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो आपने सबसे पहले जिक्र किसका किया, मैन इन रेड शर्ट का, मतलब रेड शर्ट वाले बंदे का, ठीक है। और आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो है कौन, वो मेरा भाई है। तो आपने जो इस चीज़ का आपने जिसका पहले जिक्र आया था द मैन इन द रेड शर्ट, उसको मॉडिफाई किया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, द मैन इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट द सेंटेंस विद फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर आपने फ्रेजल वर्ब लगाना है। शी डैश हर करियर टू रेज हर चिल्ड्रन। शी डैश हर करियर टू रेज हर चिल्ड्रन, तो छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो गेव के साथ एक स्पेसिफिक प्रपोजिशन यूज़ होती है अप, ठीक है। तो जब भी आप गेव दिखेगा तो अप ही दिखेगा। तो यहाँ पे गेव अप आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, गेव अप। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। तो यहाँ पर आपको जेंडर बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर कौन है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स का जेंडर क्या है। अब स्टूडेंट्स आप ये नहीं बोल सकते स्टूडेंट हमेशा लड़के होते हैं या फिर स्टूडेंट्स हमेशा लड़कियाँ होती हैं, या फिर ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं होते, मतलब कॉमन होते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स के लिए एक तो मैस्कुलिन भी नहीं हो सकता, फेमिनिन भी नहीं हो सकता, न्यूटर भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स क्या है, दरअसल एक कॉमन नाउन है, कॉमन चीज़ है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, यानी कॉमन, ठीक है। स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन कॉमन। तो स्टूडेंट्स का जेंडर क्या है, कॉमन। तो जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमर्स। फिर से कॉमर्स का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पर है आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड पोलो। तो अब यहाँ पे देखें तो कितनी चीज़ों का जिक्र है, 4, 1 2 3 4। तो बताएं एंड किन दो के दरमियान आएगा। जैसे मैंने बताया था आखिरी दो के दरमियान एंड आना चाहिए। फिर जहाँ पर एंड लगा हो वहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगना चाहिए, ठीक हो गया। तो चलें फिर करते हैं। और हर चीज़ अब आउटडोर गेम्स और क्रिकेट, पहली चीज़ होगी क्रिकेट, इसके बाद क्या आएगा कॉमा, फुटबॉल दूसरी चीज़, इसके बाद क्या आएगा कॉमा, हॉकी
और हॉकी, पोलो, ये 2 आखिरी चीज़ें हैं, तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा? एंड। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने पास्ट परफेक्ट में बदलना है। सो समझ लो ज़रा, परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म लगानी है? तीसरी। पास्ट है तो क्या लगा होना चाहिए? हैड। तो देखो इनमें से तो फिक्रा क्या है? यू फिनिश योर वर्क, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना, तो क्या लगाएंगे? यू हैड। हैड किसको ज़ाहिर करेगा? पास्ट को। हैड का मतलब होता है था, और परफेक्ट ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? फिनिश की तीसरी फॉर्म फिनिश्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसकी डिग्री बतानी है, डिग्री। ठीक है। सो टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, आज का दिन कल के दिन से ज़्यादा गर्म है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपैरिजन किसका हुआ है कि आज का दिन कल के दिन से ज़्यादा गर्म है, तो कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे आज के दिन का और कल के दिन का। ठीक है। तो यहाँ पर फिर कौन सी डिग्री लगेगी? ऑब्वियसली कंपैरेटिव। तो हॉटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको फिगरेटिव लैंग्वेज बतानी है। द बीज बज थ्रू द एयर, तो इसका जवाब है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कंप्लीट द सेंटेंस विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी डैश टू स्कूल डेली। तो अच्छा, आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता कि मतलब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पहली फॉर्म लगी होगी। ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहली फॉर्म लगती है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मतलब सब्जेक्ट जो है वो एक बंदा हो, एक चीज़ हो, तो उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? शी डैश टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? शी हमें पता लड़की होती है और एक लड़की होती है, तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे? और यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पहली फॉर्म लगेगी, तो पहली फॉर्म लगेगी, और शी अकेली है तो ई एस का इजाफा भी होगा। तो पहली फॉर्म साथ में ई एस लगा हो, देखो कौन सा ऑप्शन है? सी। तो क्या आएगा? शी गोज़ टू स्कूल डेली, मतलब शी अकेली लड़की है, और शी जो है वो शी अकेली लड़की है और हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बताना है, तो पहली फॉर्म लगेगी, साथ में ई एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ ई एस का इजाफा होता है। ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल डेली। क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्माइल्ड एंड वेव टू हिज फ्रेंड। सो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है। और सेंटेंस क्या है? ही स्माइल्ड एंड वेव्ड टू हिज फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्लीट द सेंटेंस विद ए ट्रांजिशनल डिवाइस। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ ट्रांजिशनल डिवाइस। तो ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला डैश ही गॉट वेट इन द रेन। वो अपनी छतरी भूल गया, डैश ही गॉट वेट इन द रेन, इसलिए वो बारिश में भीग गया। तो मतलब फिक्रे की सेंस भी बननी चाहिए। तो ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, इसी वजह से इसकी इंग्लिश क्या होती है? देयरफॉर। सो ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला देयरफॉर ही गॉट वेट इन द रेन। तो यहाँ पे लगेगा देयरफॉर। अच्छा, आगे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको सवालात के जवाब देने हैं। चले पढ़ते हैं। आई प्लांट ट्रीज विद अ हैप्पी ग्रिन, helping or earth and the air within. Their leaves will bloom and grow so thin. The trees provide shade from the sun, a home for birds when the day is done. Their roots go deep, the earth has won. I plant trees for a brighter day, for a greener world in a better way. Trees are our friends every single day. क्वेश्चन नंबर 28 है वाई डज द स्पीकर प्लांट ट्रीज। ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के पता लग गया होगा कि ट्रीज क्यों ग्रो करते हैं, मतलब ऑब्वियसली अर्थ को हेल्प करने के लिए। सो टू हेल्प द अर्थ, किसके लिए? टू हेल्प द अर्थ। यहाँ पे देखें, अगर आप तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस था हेल्पिंग और अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे फिर यही क्वेश्चन है वाई डज स्पीकर प्लांट ट्रीज, तो आंसर क्या होगा? टू हेल्प द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है, चलिए देखते हैं ज़रा, व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड। तो यहाँ पे है ट्रीज प्रोवाइड। यहाँ पे अगर आप देखो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, द ट्रीज प्रोवाइड शेड फ्रॉम द सन। तो व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड? ऑब्वियसली शेड। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? शेड एंड होम फॉर बर्ड्स। ठीक है। शेड एंड होम फॉर बर्ड्स, लाइक शेड वाला ऑप्शन ठीक है। सो शेड वाला ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डू ट्रीज हेल्प द एयर। ट्रीज हवा की किस तरह मदद करते हैं? तो ऑब्वियसली कैसे, हवा को फ्रेश करके। तो आंसर है बाय मेकिंग इट फ्रेशर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट डू ट्रीज रूट डू। तो दरख्तों की जड़ें क्या करती हैं? जड़ों का क्या काम है? ऑब्वियसली नीचे ज़मीन में अंदर तक जाना। सो व्हाट डू ट्री रूट्स डू, गो डीप इनटू द ग्राउंड, लाइक बहुत दूर अंदर तक ज़मीन में जाती हैं। गो डीप इनटू द ग्राउंड, गो डीप इनटू द ग्राउंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब ट्रीज। तो स्पीकर जो है वो ट्रीज़ को कैसे डिस्क्राइब करता है, ये भी देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन देखो, वो लिखी हुई है ट्रीज़ आर और फ्रेंड्स। तो मुझे बताएं जो स्पीकर है उसने ट्रीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया? ऑब्वियसली एज फ्रेंड्स, ठीक है। सो ट्रीज़ आर और फ्रेंड्स उसने बोला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एज फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट था, अगर आपको कुछ भी समझ में आया ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करके सबको समझाते हुए शेयर करूँगी मैं आपके साथ थोड़ी देर तक।